अच्छा भाई चलो चलो, देखो, शाबाश शाबाश। शुरू करते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजीज़ पे आ जाओ। गियर में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है ना, वो एन होती है, टी होती है और डी होती है ज़्यादातर। एन का मतलब होता है गियर का आरपीएम, सही है। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट के अंदर, उसकी रोटेशन होती है। और टी उसके टीथ्स होते हैं, सही है। और डी किसी गियर का ना पिच सर्कल डायमीटर होता है। रफली गियर का डायमीटर होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिंपल अगर ये गियर बनाए तो इसके जो टीथ है ना, टीथ यहाँ से गुजरता है पिच सर्कल डायमीटर, टीथ के थोड़ा सा नीचे से। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ गियर ही लेते हैं सवाल के अंदर, सही है। अब अगर दो गियर्स आपस में मैश हुए हैं ना, तो जाहिर सी बात है एक गियर ड्राइवर होगा और दूसरा गियर ड्रिवन या फॉलोवर होगा, सही है। अब अगर सिंपल मैशिंग में है दोनों गियर, या जैसे दोनों अलग अलग शाफ्ट पे लगे हुए हैं ना इस वक्त, ये एक शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट है। एक शाफ्ट पे ये गियर लगा हुआ है, इस पे ये लगा हुआ है। तो अगर ये तुम्हारा घूम रहा है, ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दूसरा वाला गियर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये इसका प्रिंसिपल होता है गियर्स का, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इनकी इक्वेशन किस तरह बनती है? ड्राइवर अपॉन ड्रिवन किया करो। ड्राइवर अपॉन ड्रिवन किस तरह होता है? N1/N2, और ये बराबर होता है इनके टीच के रेशो के बराबर। लेकिन टीच का रेशो इनवर्स आता है। अगर N1/N2 कर रहे हो तो इधर आएगा T2/T1, सही है। एक ये बार से पैनल के अबे आवाज़ कट रही है। पैनल केयरिंग पैनल एक्सटर्नल डायरेक्ट इंटरनल डायरेक्ट। अबे आवाज़ कट रही है तुम्हारी राफे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको सही? हाँ हाँ, तुम्हारी क्लियर है। भाई देखो, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन जब तुम लोग करोगे ना, तो N1/N2, लेकिन उस साइड पे तुम्हारा T2/T1 हो जाएगा। अब तुम आगे से इसमें और गियर्स ऐड करते जाओ। अगर 3 गियर्स ऐड होंगे ना, तो फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर ऐड हो जाएगा। वो किस तरह होगा? अभी भी ड्राइवर अपॉन ड्रिवन ही करना है। N1/N2 मल्टीप्लाई बाय N2/N3, सही है। ये इस तरह होगा कि ये जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फिर ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इस तरह रोटेशन बार बार ऑपोजिट होती जाएगी जितने गियर्स लगते जाएंगे, सही है। N1/N2 और N3 के लिए अब ड्राइवर कौन सा होगा? टू। इसको टू ड्राइव कर रहा है और टू को वन। तो अगर मैं वन और टू का रिलेशन बनाऊँ तो N1/N2, और टू और थ्री का बनाऊँ तो N2/N3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा और फिर इनके टीच का रेशो भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये सिंपल, ये दो गियर्स का स्पीड रेशो है, ठीक है। और ये देखो, ये उसका है जिसमें 3 गियर लगे हुए हैं, इसका, ये इसका स्पीड रेशो है। इसमें N1/N2 मल्टीप्लाई बाय N2/N3, और फिर N1/N2 की जगह T2/T1 डाल दो, और N2/N3 की जगह T3/T2 डाल दो। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास इसमें 4 गियर्स लगे हुए हैं, तो 4 गियर्स में अब तुम्हारे पास एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा T3/T4, क्योंकि T4 के लिए तुम्हारा ड्राइवर T3 है, सही है। सॉरी, गियर 4 के लिए ड्राइवर तुम्हारा गियर 3 है। तो इसमें एक और फैक्टर ऐड हो मल्टीप्लाई तुम लोग कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे हुआ नहीं है। चलो बहरहाल, N1/N2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तुम करा देना N3/N4, और इसी तरीके से यानी कि स्पीड का रेशियो तुम मल्टीप्लाई करवा देना T4/T3, सही है। ये तो बात हो गई उन गेयर्स की, वही जो सिंपल मैशिंग में गेयर्स होते हैं, सही है। और जो अलग अलग शाफ्ट पे लगे होते हैं, देखो यहाँ पे इनका फ्रंट व्यू गिवन है। ये सारी शाफ्ट जो है अलग अलग हैं। इस गियर की अलग है, इस गियर की शाफ्ट अलग है, इस गियर की शाफ्ट अलग है। अब नीचे हम लोग नई गियर असेंबली पढ़ते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन एक ऐसी गियर ट्रेन होती है कभी जिसके अंदर एक शाफ्ट होती है और उसके ऊपर दो गियर्स लगे हुए होते हैं, सही है। और इसमें जो फिनोमेना यूज़ हो रहा था कि भाई एक ही शाफ्ट पे दो गियर्स लगे हुए तो दोनों का आरपीएम सेम होता है, सही है। जैसे N1 है, ये N2 है, तो N1 और N2 दोनों इक्वल होंगे, सही है। और दोनों का जो रोटेशन होती है वो सेम होती है, क्योंकि एक शाफ्ट पे दो गियर्स अलग अलग रोटेशन से नहीं घूम सकते। ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। कंपाउंड गियर ट्रेन में ये खास बात होती है। अब देखो ये कि इन्होंने यहाँ पर गियर ट्रेन बनाई हुई है, ये किधर इन्होंने गियर ट्रेन बनाई हुई है। एक यहाँ पे सिंपल गियर लगा हुआ है, ये ड्राइवर है जो इन सबको ड्राइव कर रहा है, ठीक है। और
कंपाउंड गियर ट्रेन की तुम लोग पहचान कैसे करोगे? जैसे ये देखो, ये गियर है, एक शाफ्ट है ये वाली, इस पे 2 गियर्स लगे हुए हैं, 2 और 3। सही है, दोनों गियर्स ऊपर नीचे लगे हुए हैं। ये नीचे इसका फ्रंट व्यू भी देखो, ये शाफ्ट है। सही है, इस पे 2 गियर्स लगे हुए हैं बी, सॉरी 2 गियर्स हैं 2 और 3। शाफ्ट का नाम बी दिया हुआ है, और यहाँ पे ड्राइवर जो गियर है वो शाफ्ट ए पे लगा हुआ है, इसका नाम 1 है। अब आगे चलेंगे तो एक तीसरी शाफ्ट है सी, उस पे 2 गियर्स लगे हुए हैं 4 और 5, और फिर एक ड्रिवन गियर है जो तुम्हें आउटपुट देगा यहाँ पे, वो शाफ्ट नंबर डी पे लगा हुआ है, और यहाँ पे उसका नंबर है 6। अब तुम इसकी इक्वेशन किस तरह बनाओगे? इक्वेशन वैसे ही बनेगी, ड्राइवर से शुरू करो और बिल्कुल लास्ट गियर तक चले जाओ। सही है, ड्राइवर सबसे पहले यहाँ पे 1 है, और 1, अब गौर से देखो, जो 1 वाला गियर है ये मैश हुआ हुआ है 2 वाले के साथ। सही है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ऊपर टॉप व्यू से 1 वाला 2 के साथ मैश हुआ हुआ है, तो N1/N2 बनेगा रेशो। सही है, N1/N2, और फिर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये? अब N3 वाला है, N3 वाला किससे हुआ हुआ है मैश? 4 वाले के साथ। N1/N2 मल्टीप्लाई बाय N3/N4। फिर 5 वाला देखो, 5 वाला 6 के साथ मैश हुआ हुआ है, तो अब फिर N5/N6 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? N1/N2 इंटू N3/N4 से। लेकिन अब यहाँ पर जो नई चीज़ आएगी वो क्या होगी? यहाँ पर उन्होंने स्टेप करके दिखा, ये रहा, N1/N2 मल्टीप्लाई बाय N3/N4 मल्टीप्लाई बाय N5/N6, और फिर इनके टीज का इन्वर्स रेशियो लिखा हुआ है। अब देखो 2 और 3 जो है ये एक ही शाफ्ट पर है, ये देखो 2 और 3 एक शाफ्ट पर है, तो मैंने कहा था इनका जो रोटेशन होगा वो सेम होगा, आरपीएम सेम होगा। तो हेलो, यस यस, कंटिन्यू करें आप। अब देखो 2 और 3 जो है तुम्हारे वो सेम शाफ्ट पर हैं, तो सेम शाफ्ट का जो गियर होगा उनका आरपीएम सेम होगा, तो 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर, 2 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 और 5 सेम शाफ्ट पर हैं, तो 4 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा N1/N6, और राइट हैंड साइड पे इनके टीज का रेशो। ठीक है, ये खास बात होती है इसमें कंपाउंड गियर ट्रेन में। अच्छा, ये एक सवाल है कंपाउंड गियर ट्रेन का। देखो वो क्या कह रहा है कि गियरिंग ऑफ अ मशीन टूल इज शोन इन द फिगर, द मोटर शाफ्ट इज कनेक्टेड टू गियर ए। वो कह रहा है मोटर शाफ्ट जो है वो गियर ए से कनेक्टेड है, यानी गियर ए तुम्हारा ड्राइवर है। रोटेट्स एंड 975 आरपीएम, 975 आरपीएम पे तुम्हारा गियर ए रोटेट कर रहा है। गियर wheels B, C, D are fixed to a parallel shaft rotating together. The final gear F is fixed on the output shaft. What is the speed of gear F? गियर एफ की उसने स्पीड पूछी हुई है, और ये उसने तुम्हें असेंबली बना के दी हुई है। अब देखो यहाँ पे ए शाफ्ट जो है ये तुम्हारा ड्राइवर है, ये तुम्हारा कंपाउंड गियरिंग है, एक ही शाफ्ट पे 2 गियर लगे हुए हैं सी और बी, और फिर ये भी तुम्हारी कंपाउंड गियर है, एक ही शाफ्ट पे 2 गियर हैं ई और डी, और फिर एक सिंगल गियर लगा हुआ है। अब तुम्हें बस ये फॉलो करना है कि कौन सा गियर किससे मैशिंग में है, तो फिर सवाल हो जाएगा। देखो गियर ए जो है ये मैशिंग में है बी के साथ। सही है, तो Na/Nb कर दो, फिर मल्टीप्लाई करा दो। अब सी है मैशिंग किसके? ई के साथ, तो एन डी सी, के साथ, डी डी हाँ सही, सॉरी डी डी के डी के साथ साथ है, है ना। डी के साथ है। तो Nc/Nd हो जाएगा, और ई मैशिंग है एफ के साथ, तो Ne/Nf हो जाएगा। फिर जो आपस में जो कंपाउंड में जो गियर आपस में कंपाउंड मैशिंग में है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनके आरपीएम ई और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल रेशो आएगा Na/Nf मल्टीप्लाई बाय इनके टीच का रेशो इनवर्स में। अब टीथ उसने तुम्हें दिए, मैं सवाल में सारे टीथ गिवन है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला में वैल्यूज पुट कराओ, और एन ए उसने तुम्हें गिवन है 975 आरपीएम, सवाल में एन एफ निकाल लो। ये हो गया सवाल ख़त्म। अब यहाँ पे वो एक चीज़ लेकर आया है एफ बोल रहा हूँ, सॉरी एक्स। एक्स क्या होती है? देखो भाई, यहाँ पे अगर तुम्हारी 2 पैरेलल शाफ्ट्स हैं, सही है, और उन पैरेलल शाफ्ट्स पे जो गियर लगे हुए हैं, एक गियर ऐसे लगा हुआ है, इसके बाद मैशिंग में दूसरा गियर ऐसे लगा हुआ है, तो अगर इन गियर्स के सेंटर से डिस्टेंस ले लो ना, ये डिस्टेंस होता है एक्स। ठीक है, अब खुद देखो ये बराबर किसको है? D1 + D2/2। सही है, इसका डाया प्लस इसका डाया अपॉन 2 कर दो, या तुम सिंपल ऐसे कर दो, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, सिंपल R1 + R2 कर दो। ठीक है, R1 + R2 कर दो, और इसका तुम रिलेशन स्पीड रेशियो से भी बना सकते हो। एक फार्मूला होता है यहाँ पे, फार्मूला बराबर होता है T मल्टीप्लाई बाय पाई डी अपॉन पी के। सही है,
ये फॉर्मूला होता है टी मल्टीप्लाई पाई डी अपॉन पी, जहाँ पे टी आपके टीच होते हैं, डी तुम्हारा पिच सर्कल डायमीटर होता है और पी तुम्हारा सर्कुलर पिच होता है। ये सर्कुलर पिच गियर की एक टर्म है, सही है, सर्कुलर पिच होती है। अब देखो जो दो गियर्स मैशिंग में होते हैं ना, उनकी जनरली जो सर्कुलर पिच होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो एन वन अपॉन एन टू, टी टू अपॉन टी वन। अब टी टू की जगह तुम डाल दो पाई डी टू अपॉन, ये फॉर्मूला प्लग इन करा दो, इसको डी टू कर दो और इसे पी टू कर दो, ठीक है। और सेम गोज फॉर इधर डी वन। तो पी टू और पी वन तो सेम है क्योंकि दोनों आपस में मैशिंग में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी टू अपॉन डी वन बचेगा, सही है। तो इससे भी तुम इससे रिलेशन बना सकते हो किसका, अपना, ठीक है। हेलो, ठीक है पी। पी पी तुम्हारा सर्कुलर पिच है, सही है। अब इसकी थ्योरेटिकल इसको किस तरह डिफाइन करते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये कांस्टेंट है, सिंपल है, गियर का सर्कुलर पिच। चलो सही। सर्कुलर पिच, हाँ मुझे याद है, सर्कुलर पिच जो होता है ना, जो दो टीथ्स होते हैं ना गियर के, ये जैसे ये एक टीथ है और ये एक टीथ है, ये जो इन टीथ्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, सर्कुलर डिस्टेंस, ये पिच कहते हैं, इसको सर्कुलर पिच कहते हैं। जो दो गियर्स आपस में मैशिंग में होते हैं ना, उनके सर्कुलर पिच जनरली सेम होता है। जैसे ये दो आपस में मैशिंग में है तो इसका सर्कुलर पिच सेम होगा। बिल्कुल तो सही है। ठीक। अब ये देखो, तो इससे ये रिलेशन आ गया तुम्हारे पास डी टू अपॉन डी वन, सही है। अब अगर मैं तुम लोग को कह दूं यार कि यहाँ पे एक गियर और लगा हुआ है, सही है, यहाँ पे एक गियर 3 लगा हुआ है, इधर एक गियर 4 लगा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 और 3 का जो डायमीटर है वो सेम हो, पिच सर्कल डायमीटर, लेकिन यहाँ पर जो इनका एक्स होगा ना, ये डिस्टेंस, ये दोनों का सेम होगा, क्योंकि शाफ्ट पे तो एक ही शाफ्ट पे चारों गियर लगे हुए हैं ना, तो जो ऊपर एक्स है वही नीचे एक्स होगा, चाहे ये वाले ऊपर ऊपर नीचे गियर्स का डाया सेम हो या ना हो। ये बात याद रखना, ये बात न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। तो ये मिटा देते हैं भाई। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई दो पैरेलल शाफ्ट्स हैं अबाउट 600 मिलीमीटर अपार्ट आर टू बी कनेक्टेड बाय स्पर गियर्स। वन शाफ्ट इज टू रन एट 360 एंड अदर इज टू रन एट 120। डिजाइन दी गियर्स विद द सर्कुलर पिचेस टू बी 25 मिलीमीटर। अच्छा, गियर डिजाइन करने का उसने बोला, इसका मतलब तुम्हें गियर्स के पिच सर्कल डायमीटर निकालने होंगे, सही है। अब उसने तुम्हें एक्स दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि भाई दो तुम्हारी सर्कुलर शाफ्ट्स हैं, सही है, सॉरी सर, शाफ्ट्स हैं, उन पे दो गियर लगे हुए हैं, सिंपल ये असेंबली होगी। और उसने बोला हुआ कि भाई ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट 1, इसको 360 पे रोटेट करवाना है और दूसरी को 120 पे रोटेट करवाना है। दोनों का उसने सर्कुलर पिच भी दी हुई है गियर्स की, और उसने डिस्टेंस एक्स भी दिया हुआ है, टीच नहीं दिए हुए उसने, ठीक है। तो टीच तुम्हें निकालना है और तुम्हें डी टू और डी वन निकालना है। तो डी टू और डी वन तुम्हारे पास एन वन अपॉन एन टू इंटू डी टू अपॉन डी वन करोगे, वैल्यूज प्लग इन करना, डी टू और डी वन की एक तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन तुम एक्स से निकाल लेना, सही है। एक्स बराबर होगा डी वन प्लस डी टू अपॉन टू, सही है। और x की वैल्यू सवाल में 600 गिवन थी, तो ये d1 प्लस डी टू आ गया, d1 प्लस, अब ये दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, साइमल्टेनियस सॉल्व करके d1 d2 निकाल लो। उसके बाद टीच निकालो, t1 और t2। d1 t2 पता है, पिच सर्कल उसने सवाल में गिवन है, ये दिया हुआ, वैल्यूज प्लग इन करो, गियर 2 और गियर 1 के रिस्पेक्टिवली निकाल लो अपना t1 और t2। अब देखो यहाँ पे t1 और t2 जो है ना, ये आ रहे हैं अपने पॉइंट में, सही है, तो इन्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और गियर्स में हम लोग एक ये हमारा एक यही कह लो कि भाई एक यूनिवर्सल हम लोग ये कहते हैं कि हमेशा टीज जो है वो इवन नंबर में लेते हैं, कभी भी ऑड नंबर में टीज नहीं लेते। तो अगर ये 37.7 है तो इसको मैं कर दूंगा 38, और ये 113.1 है, इसको मैं कर दूंगा 114, सही है। अब इसको अगर ये होता 114.2 फिर क्या करते? 114.2, इसको तुम, इस मैं बताता हूँ क्या करते हैं, एक मिनट, अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, सही है। इसको अबे यार राफे, तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है। इसको हम लोग इसको हम लोग 112 भी कर सकते थे, सही है, इसको हम लोग 112 भी कर सकते थे, लेकिन हमने 114 किया, क्यों किया ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। डी टू अपॉन डी वन का जो एन वन अपॉन एन टू का जो रेशो था वो था 3, ठीक है। तो मेरे पास जो टी टू अपॉन जो अब मैं अब, और ये बराबर होता है किसके, टी टू अपॉन टी वन के, ठीक है, टी टू अपॉन टी वन। तो टी टू अपॉन टी वन का रेशो भी मेरे पास 3 आना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इस गियर को कह दिया कितना 38, सही है, 38 मैंने 1 को बोला ना, तो अगर मैं 38 रखूँ और यहाँ पे मैं रखूँ 112, तो मेरे पास रेशो 3 नहीं आएगा, सही है। मुझे रेशो 3 अपना मेंटेन रखना, तो मैं इसको 114 कर दूंगा, 114 अपॉन 38, ये मेरे पास
रेशो 3 का देगा। सही है यार? ओके ओके ओके। सही है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर 114.2 होगा तो क्या करेंगे, वो तुम फिर रेशो से देखना कि रेशो क्या बन रहा है। अच्छा, अब ये तो तुमने टीच निकाल ली है, अब तुम्हें इनका एक्चुअल डाया निकाल लूँगा, क्योंकि ये जो अभी हम लोगों ने डाया निकाला है ना, इसमें गियर्स में थोड़ी बहुत जो होती है वो टॉलरेंस भी होती है शाफ्ट की और गियर्स की, तो तुम्हें एक्चुअल डाया निकालना पड़ेगा। जो टीथ है ना, टीथ तुम्हारे फिक्स हो गए अब। सही है, टीथ तुमने गियर्स को अपने अपॉइंट कर दिए कि भाई ये तुम्हारे 38 है और ये तुम्हारा 114 है। सही है, तो अब तुम ये टीथ की वैल्यू पुट कराओ और डी की एक्चुअल वैल्यू निकालो, D1 की एक्चुअल वैल्यू। सही है, तो वो हो जाएगी तुम्हारी D1 डैश और D2 डैश, और इसी तरीके से नया x निकाल लो। नया x तुम्हारा आएगा D1 डैश प्लस D2 डैश अपॉन 2। ये तुम्हारा गियर ना डिज़ाइन होगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बेस्ट हो गया। तो अब ये तुम्हारी थी D1 डैश और कंपाउंड। D2 डैश है क्या गया? D1 डैश और D2 अबे डैश एक तरह से तुम समझ लो, जो गियर्स को हम लोग टॉलरेंस देते हैं ना, ये तुम वो समझ लो। ये तुम्हारे एक एक्चुअल डाया तुम्हारे ये हैं, और अगर तुम वैसे आप बात करो तो जो आइडियल डाया हैं वो तुम्हारे ये हैं, जो तुम्हारे इसमें शुरू में आए थे। कहाँ गए? ये रहे, ये। सही है। अब जो है, अब ये नई टाइप की गियर ट्रेन है, रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या सीन होता है? रिवर्टेड गियर ट्रेन में एक, जैसे मुझे एक ड्राइवर है, ये मेरा गियर है। सही है, ये एक शाफ्ट पे लगा हुआ है, शाफ्ट ये रही। सही है, इसी के बिल्कुल इसी के एक्सिस के अंदर ना एक दूसरी शाफ्ट लगी हुई है, उस पर गियर लगा हुआ है। सही है, इसे 1 कह दो, इसे 4 कह दो। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। अबे यार, ये गियर लगा हुआ है। ठीक है, इसी के बिल्कुल एक्सिस में एक शाफ्ट लगी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इस गियर से ये शाफ्ट ड्राइव करवानी है, लेकिन मुझे आरपीएम सेम नहीं रखना। अगर मैं इन दोनों को एक ही शाफ्ट से कनेक्ट कर दूंगा तो मैं अब बाउंड हो जाऊंगा कि मैं इन दोनों का आरपीएम सेम रखूँ, मेरे पास एक कंपाउंड गियर ट्रेन बन जाएगी। मुझे इन दोनों का आरपीएम सेम नहीं रखना, लेकिन मुझे शाफ्ट का एक्सिस सेम रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक गियर मैश करवाऊँगा, ये इसके साथ, उसके साथ बिल्कुल शाफ्ट नीचे लेकर आऊँगा और दूसरा गियर इसके साथ मैश करवा दूँगा। इस तरह की जो गियर ट्रेन होती है ना, जिसमें एक शाफ्ट तुम्हारी कोएक्सियल हो, एक्सिस सेम हो, और दूसरी वो, और उस शाफ्ट से एक दूसरी शाफ्ट का गियर ड्राइव हो रहा हो, इस तरह की जो गियर ट्रेन होती है, ये रिवर्टेड गियर ट्रेन कहलाती है। इसको तुम 2 कह दो, इसे तुम 3 कह दो। सही है, ये देख लो, ये इस तरह की जब तुम डॉटेड लाइन देखो ना, एक ही एक्सिस में दो दो गियर्स देखो, लेकिन एक गियर तुम डॉटेड लाइन में देखो, तो समझ जाना कि रिवर्टेड गियर ट्रेन है। अगर तुम सिंपल इस तरह में देखो कि ये देखो, ये डॉटेड नहीं है, तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन होगी, एक ही शाफ्ट पे 2 गियर्स लगे हैं। अब देखो भाई, ये इसका सोल्यूशन किस तरह होगा। अब इसका सोल्यूशन सेम, मैशिंग में जो गियर हैं उनको तुम वो कर लो, अपना उनका एन का रिलेशन बना लो टीच के साथ। N1/N2 मल्टी इज इक्वल टू T2/T1। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 4 गियर्स हैं, तो N1/N2 सही है, मल्टीप्लाई बाय N3/N4। और N2 और N3 ये सेम शाफ्ट पर हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा, क्या बचेगा, ये रहा, मेरे पास बचेगा N1/N4 मल्टीप्लाई बाय T2/T1 मल्टीप्लाई बाय T4/T3। हमेशा ड्राइवर गियर से शुरू हुआ करो और ड्रिवन गियर तक जाया करो। ड्राइवर गियर N1/N2, और फिर हम इस गियर पर आएंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय N3/N4, तो तुम्हारे पास रिलेशन बिल्कुल सही बनेगा। अच्छा, अब जो रिवर्टेड गियर ट्रेन है ना, उसके अंदर तुम एक चीज़ और भी कर सकते हो, जो मैंने ऊपर बताई थी, कि इन दो गियर्स का और इन दो गियर्स का, इनका जो ये डिस्टेंस x है ये सेम होगा, क्योंकि ये दोनों शाफ्ट अलग अलग हैं, ये ऊपर नीचे वाली, लेकिन कोएक्सियल है, इनका एक्सिस सेम है। तो ये तो तुम इनसे इसका रिलेशन बना सकते हो कि भाई ये इसका रिलेशन क्या बनेगा, R1+R2, या D1+D2/2 कर देना, जैसी भी मर्जी है। इसका बनेगा R1+R2, इसका बनेगा R3+R4। तो ये दोनों एक्स आपस में इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ R1+R2 इज इक्वल टू R3+R4। ये रिलेशन मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस रिलेशन को ले जाऊँ टीथ के रिलेशन में। सही है, मैं इससे एक टीथ की इक्वेशन बना दूँ। वो किस तरह बनती है, देखो, एक चीज़ होती है गेयर्स के अंदर, एक मिनट ये मैं मिटा दूँ ज़रा। एक चीज़ होती है गेयर्स के अंदर मॉड्यूल, ठीक है। अगर तो हाँ, मॉड्यूल में ख़ास बात ये होती है कि जो दो गेयर्स आपस में मैशिंग में होते हैं ना, उनका मॉड्यूल हमेशा सेम होता है। जैसे 1 2 यहाँ पे मैशिंग में है, तो इनका मॉड्यूल जो होगा वो सेम होगा, एम कहते हैं मॉड्यूल। सही है, तो अगर वो तुम्हें, मॉड्यूल, हेलो मॉड्यूल होता क्या है? यार, मॉड्यूल अब ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, ये मुझे नहीं पता मॉड्यूल क्या होता है, इसका काम क्या मॉड्यूल होता होता है है गियर के अंदर।
डायमीटर जितना गेयर का होता है ना, शायद कर लोगे होता है, उसको होता सर है बहुत मॉड्यूल। अबे तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है चंदना, टाइप करो स्लो टाइप। चंदना है, अच्छा सॉरी। मैसेज भेज रहा हूँ। हाँ मैसेज भेजो। यार पिच सर्कल डायमीटर और नंबर ऑफ टीज का रेशियो होता है मॉड्यूल। बोलो तो सही से बोलो बोलो। पिच सर्कल डायमीटर होता है ना, और नंबर ऑफ टीज इनका रेशियो होता है बेसिकली। अच्छा सही। एक सर्कल पीसी अपॉन नंबर ऑफ रेशियो टी, पीसी भाई अपॉन टी। ये होता है पिच सर्कल डायमीटर डी अपॉन टी, एक गियर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, पिच पिच सर्कल डायमीटर, सही है सही। हाँ, तो इसी फॉर्मूले से ये रिलेशन बनेगा, सही है। अब देखो अब मैंने कहा मैशिंग में जो दो गियर होते हैं उनका मॉड्यूल सेम होता है, यानी अगर वो सवाल में तुम्हें कह रहा है कि यार गियर 1 जो है उसका मॉड्यूल 2 है, तो अंडरस्टूड है गियर 2 का भी सेम होगा। जो सेम शाफ्ट पे गियर होते हैं ना, जैसे 2 और 3 सेम शाफ्ट पर, इनका मॉड्यूल सेम होना ज़रूरी नहीं है। और अगर वो सवाल में मॉड्यूल की कोई बात ही नहीं कर रहा और तुम्हें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम सबका मॉड्यूल सेम ले लो, ठीक है। अगर अब देखो, अब मैं इस इक्वेशन में आ जाऊंगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। मैं नंबर ऑफ टीथ बनाता हूँ मॉड्यूल के लिए, तो एक मिनट यार, 2r/m। अबे ये फॉर्मूला सही है, ये कोई कंफर्म करो यार। हाँ सही है सही है सही है मैं सिफरा को भी मीटिंग में ले लूँ, वो भी कुछ सीख लेगी। सही है सही है। अब देखो, मैंने डाया की जगह ना रेडियस पुट कर दिया, डाया इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो मेरे पास मॉड्यूल की इक्वेशन आ गई, ये आ गई, जो बात है सही है। अब मॉड्यूल के फॉर्मूले में मैंने डाई की जगह 2r पुट करा दिया। अब मैं r r से t में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं r की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t बना दूंगा, मेरे पास बन जाएगी mt/2, सही है। अब यहाँ पे ये चीज़ पुट करा दो तो 2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये फिलहाल इक्वेशन जो इसने लिखी हुई है, इसने लिखी है कि अगर सारे गेट्स का मॉड्यूल सेम हो, तो सारे गेट्स का मॉड्यूल सेम होगा तो m इधर से भी कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से भी m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन आ जाएगी। और सिंपल इसकी ट्रिक ये है कि भाई अगर वो सवाल में तुम्हें नहीं कह रहा कि मॉड्यूल सेम है और दोनों गेट्स का मॉड्यूल अलग अलग है, तो क्या काम करना, ये यहाँ तक लिखने के बाद ये ब्रैकेट बनाना और इन दो गेट्स का मॉड्यूल मल्टीप्लाई करा देना, और ब्रैकेट बना के इन दो गेट्स का भी मॉड्यूल मल्टीप्लाई करा देना, सही है। वरना ये दोनों मॉड्यूल कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन आएगी T1+T2 = T3+T4। ये इक्वेशन नंबर और टीस निकालने के काम आती है। अब ये सवाल है भाई, वो कह रहा है, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ। देखो जो रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है ना, रिवर्टेड गियर ट्रेन में हमारे पास क्या सीन होता है, जो ये रेशो है ना मेरे पास n1/n2 ऊपर वाले गियर्स का, n1/n2, ये चीज़, ये रिडक्शन रेशो कहलाता है। n1/n2 और n3/n4 ये मेरे पास जनरली सेम होता है, ठीक है। सब ये सिर्फ रिवर्टेड गियर ट्रेन के लिए सही है, ये मेरे पास सेम होता है, ठीक है। अगर वो सवाल में तुम्हें बता ना दे कि भाई सेम नहीं है, या तुम्हें गिवन ना दे, गिवन दे दे कि भाई ये रेशो है, तो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं बता रहा तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट n1/n2 और n3/n4 ये तुम्हारा इक्वल होगा रिवर्टेड गियर ट्रेन में। अब सवाल देखो, द स्पीड रेशो ऑफ अ रिवर्टेड गियर ट्रेन एज शोन इन द फिगर इज टू बी 12, यानी इस पूरी गियर ट्रेन का जो स्पीड रेशो है वो हमें 12 रखना है। यहाँ पे ड्राइवर है ए और ड्रिवन तुम्हारा है डी, ठीक है। यानी वो तुम्हें कह रहा है कि NA/ND का जो रेशो है ना तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास है 12, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, द मॉड्यूल पिच ऑफ गियर ए एंड डी इज 3.125 एंड सी एंड डी इज 2.5, यानी इन दो गियर्स का जो मॉड्यूल है वो दिया हुआ है इसने 3.125, और इन दो गियर्स का मॉड्यूल इसने दिया हुआ है 2.5, ठीक है, सी और डी का। कैलकुलेट द सूटेबल नंबर ऑफ टीथ फॉर द गियर्स, नो गियर इज टू हैव लेस देन, अच्छा हमें इन सबके भाई टीथ कैलकुलेट करने हैं। और इसने एक कमेंट ये कर दिया कि किसी भी गियर के जो टीथ्स हैं वो 24 से कम नहीं आने चाहिए, ये उसने हमें बता दिया। यानी मुझे टीथ्स की इक्वेशंस चाहिए, तो टीस की इक्वेशन में किस तरह बना सकता हूँ भाई, उसने मुझे बोला हुआ है कि NA/ND का रेशो 12 के बराबर है। और ऊपर मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि NA/NB, NA/NB और NC/ND ये दोनों बराबर होंगे, सही है। तो अब बताओ, और NA/ND ये किसके बराबर होगा, NA/ND बराबर होगा NA/NB मल्टीप्लाई बाय NC इंटू ND,
ये बराबर होगा किसके, एन ए अपॉन एन डी के, ठीक है। और इस चीज़ का आंसर क्या आ रहा है, 12, सही है। तो अब मुझे बताओ मैं ऐसा क्या नंबर रखूँ कि मेरे पास आंसर 12 आए और मेरे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल भी रहें, सही है, ये दोनों चीज़ें इक्वल भी रहें। तो ऐसा एक ही नंबर है और वो है भाई अंडर रूट 12 आपका, ठीक है। ये अंडर रूट 12 मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई मैंने इन दोनों को इक्वल भी रखना है और इनको मल्टीप्लाई करके मुझे 12 भी बनाना है, ठीक है, इसलिए अंडर रूट 12 लिया मैंने। अब देखो ये चीज़ यहाँ हुई भी, देखो एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन डी इज इक्वल टू 12, और ये हमने ले लिया, और फिर एन ए और इनकी जगह हमने इनके जो टीथ्स हैं वो रिप्लेस कर दिए, टी बी अपॉन टी ए। तो मेरे पास टी बी अपॉन टी ए को सबसे पहले इक्वेट करा दूंगा इसके साथ, और फिर टी डी अपॉन डी को इक्वेट करा दूंगा इसके साथ। मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, टी ए टी बी टी सी और टी डी की। अब मुझे दो और चाहिए क्योंकि मेरे पास 4 अननोन है, सही है। तो दूसरी इक्वेशन में किस तरह बनाऊंगा, दूसरी इक्वेशन में बनाऊंगा एक्स की मदद से। इसने मुझे एक्स की ही मदद से बनाई है ना, हाँ सही है। देखो इन दोनों का जो x है, ये यहाँ पे जो x है ये सेम होगा और ये x भी सेम होगा। हालांकि देखो इनके डाया अलग अलग हैं, b और c का अलग है, a और d का अलग है, सही है। तो x की फॉर्म क्या बनती है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी। हाँ लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई यहाँ पे, अच्छा अच्छा लिखी हुई है, ये x बराबर है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर सी प्लस आर डी, और x उसने मुझे दिया हुआ है कितना, कितना कितना, अच्छा नहीं दिया हुआ, डायग्राम में दिया हुआ उसने 200 मिलीमीटर, ये दिया हुआ। तो 200 मिलीमीटर के बराबर रखा, और इसको मैं डायरेक्टली ले जाऊंगा टी ए और टी बी की फॉर्म में। लेकिन मुझे अब यहाँ पे मॉड्यूल मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में उसने बोला हुआ है कि भाई गेट्स का मॉड्यूल अलग अलग है, ए बी का सेम होगा और सी डी का सेम होगा, क्योंकि दोनों आपस में मैशिंग में है। तो मॉड्यूल से और इससे मैं एक इक्वेशन और बना लूँगा ए बी सी डी की, सही है। अब मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ से आई थी, दो इक्वेशन यहाँ से आई थी, चार इक्वेशन, चार अननोन, साइमल्टेनियस सॉल्व करना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएंगे। और अगर सोल्यूशन सही किया तो कोई भी आंसर तुम्हारे पास 24 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो कह रहा था कि गेयर्स का जो, इन गेयर्स में से कोई भी गेयर ऐसा नहीं जिसके टीथ जो है वो 24 से ज़्यादा हो। यार ये दूसरी जो दो इक्वेशन है वो कैसे है जरा बताना। कौन सी, ये वाली? यार जान, ये जो रूट 12 आया है यार, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। बाकी सब तो आ गया। देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले बाबर का कंफ्यूजन कर दूँ भाई। देखो ये इस तरह आई दूसरी इक्वेशन, मैंने मैंने तुम लोग को ये इक्वेशन बताई थी ना एक्स की, और एक्स से टी में जाना बताया था। तो एक्स से चलेगा ये टी के अंदर, कौन ये इस स्टेप में आ जाओ, सही है। मैंने कहा था आर ए और आर बी की जगह डायरेक्ट टी और टी बी रख दो, और टी और आर सी आर डी की जगह टी सी और टी डी रख दो, सही है। और अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी सी प्लस टी डी इज इक्वल टू 400। ये 400 क्यों हो गया 2 से, क्योंकि यहाँ पे अपॉन 2 आ रहा था। ये फार्मूला मैंने पुट कराया, कहाँ गया, अगर फार्मूला ऊपर लिखा हुआ होगा तो ये रहा, ये फार्मूला था ना, ये फार्मूला था, इससे मैंने एम टी अपॉन 2 बनाया था। तो एम टी अपॉन 2 मैंने यहाँ पे पुट कराया, एम टी अपॉन 2, और ए आ गया, बी आ गया, सही है। तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, 400 आ गया। और अब उसने मुझे सवाल में मॉड्यूल दिए हुए थे, ए और बी का मॉड्यूल सेम था, कॉमन ले लिया, ए और बी का सेम, सी और डी का सेम था, कॉमन ले लिया, और मॉड्यूल उसने सवाल में बताए मैं 3.125 और 2.5। मॉड्यूल यहाँ पे प्लग इन करा दूंगा और यहाँ पे मैं डिवाइड करवा दूंगा 400 से मॉड्यूल्स को, और फिर मैं आ जाएगी इक्वेशन मेरे पास ए बी की और सी डी की भी। और सही है। सादिक सादिक पूछ रहा है, सही है भाई। देखो उससे मुझे सवाल में, देखो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ सही से, एन ए अपॉन एन डी, सही है। और ये बराबर होगा एन ए अपॉन एन बी मल्टीप्लाई बाय एन सी अपॉन एन डी 12। भाई देखो एन ए अपॉन एन डी बराबर होगा एन ए अपॉन एन बी मल्टीप्लाई बाय एन सी अपॉन एन डी। ये दो चीज़ें क्यों बराबर होंगी, क्योंकि एन सी और एन बी ये देखो सेम शाफ्ट पर है, सी और बी, सही है। सही है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एन ए अपॉन एन डी तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गया। अब उसने मुझे साल में बताया है कि भाई गियर ट्रेन का जो मेरे पास रेशो आ रहा है, स्पीड रेशो पूरी गियर ट्रेन का, यानी एन ए अपॉन एन डी का, क्योंकि गियर ट्रेन का तुम ड्राइवर अपॉन ड्रिवन से ही निकालोगे ना, एन ए अपॉन एन डी का वो 12 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरी चीज़ इसके 12 के बराबर है, इसको भूल जाओ। ये पूरी चीज़ जो है ये तुम्हारी 12 के बराबर है, ठीक है। इसको तुमने 12 के बराबर रख दिया। अब मैंने तुम्हें कहा था कि जो रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है उसमें जो ये रेशो होता है एन ए अपॉन एन बी, इन दो गेयर्स का रेशो ये लिखा हुआ है एन ए अपॉन एन बी, और इन दो गेयर्स का रेशो है एन सी अपॉन एन डी।
ये बराबर होता है, ठीक है। मुझे इन दोनों को इक्वल रखना है। तो अब बताओ मुझे 12 बनाने के लिए कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे डालूं कि ये दोनों इक्वल भी रहें और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 12 भी आ जाए। तो वो होगा अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, यानी एन ए अपॉन एन बी को भी अंडर रूट 12 रखूँ और एन सी अपॉन एन डी को भी अंडर रूट 12 रखूँ। तो इससे क्या होगा, ये दोनों बराबर भी रहेंगे, मेरी ये कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी और मेरी ये कंडीशन भी प्रूव होगी। जब मैं उनको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर 12 भी आएगा। अब आ गया समझ? हाँ सही है, बेस्ट हो गया। सही है। अब तुमने टीस निकाल लिया। टीस निकालने के बाद तुम इसका एक्चुअल एन ए अपॉन एन डी भी निकाल लो। एक्चुअल एन ए अपॉन एन डी भी तुम्हारा फॉर्मूले से आ जाएगा, टी बी इंटू टी डी अपॉन टी ए इंटू टी सी। सही है। अब आ जाओ भाई, ये रिवर्टेड गियर ट्रेन थी, अब है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अच्छा, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अच्छा, ये एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है ना, यही सबसे मतलब अजीब सी भी है और सबसे अलग। जो हमेशा चार्ट बनता है ना सवाल के अंदर, तुम लोगों ने सारे सवाल चार्ट वाले किए होंगे। चार्ट हमेशा एपीसाइक्लिक के अंदर बनता है। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होता है, दो गियर्स होते हैं, अब वो आपस में मैशिंग में तो होते हैं जिस तरह। अब वो मैशिंग कोई भी हो सकती है, तो रिवर्टेड भी हो सकती है, कंपाउंड मैशिंग भी हो सकती है, या सिंपल मैशिंग, जिसमें इस तरह भी सिंपल मैशिंग में दो गियर्स लगे हुए हैं। लेकिन गियर्स के ऊपर एक आर्म लगा हुआ होता है, ठीक है, आर्म, जैसे यहाँ पे आर्म सी लगा हुआ है। जब भी गियर्स के ऊपर आर्म आ जाएगा ना, इसका मतलब तुम्हें चार्ट वाला काम करना है। ऊपर जितने भी सवाल हमने किए किसी में भी आर्म नहीं था, लेकिन यहाँ गियर्स के ऊपर आर्म है, तो इस तरह की जो आर्म वाली असेंबली होती है उसे हम एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कहते हैं। और जब भी आर्म वाली असेंबली में काम करोगे हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सारी चीज़ इसमें भी सेम होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो दो गियर्स मैशिंग में है, तो एन ए अपॉन एन बी का रेशो यहाँ पे सेम वही बनेगा, एन ए अपॉन एन बी मल्टीप्लाई बाय एन टी बी अपॉन टी ए, सेम बनेगा। सही है। बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। अब चार्ट में हम लोग काम कैसे करते हैं, ये मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो। अच्छा, ये जो चार्ट वाला काम है ना, ये सारे सवालों में एक एक जैसा रहेगा। तो अगर तुम्हें पहली दफ़ा समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये जो बिल्कुल जो सिंपल गेट इन असेंबली है इसमें देखते हैं। अब चार्ट में तुम्हें काम किस तरह करना पड़ता है, देखो चार्ट में ये चार जो कंडीशन है ना, ये सेम रहती हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, आर्म फिक्स्ड, गियर ए रोटेट्स थ्रू +1 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब इस गियर ए को थोड़ी देर के लिए भूलो, गियर ए को छोड़ो और यहाँ पर लिखो कि भाई, इसको भी भूल जाओ, इसको तुम लिखो ड्राइवर गियर, ड्राइवर गियर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ड्राइवर गियर लिखो गियर ए की जगह, और बाकी सब ठीक है। आर्म फिक्स्ड गियर ड्राइवर गियर रोटेट्स थ्रू +1 रेवोल्यूशन, आर्म फिक्स्ड ड्राइवर गियर रोटेट्स थ्रू +x रेवोल्यूशन एट +y रेवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स और टोटल मोशन। देखो आर्म फिक्स्ड का मतलब, और ये जो तुम्हारे पास चार्ट है ना, ये और ये वाला ऐसा तुम्हारे किससे शो कर रहा है, रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी अगर इधर आर्म सी लिखा हुआ है तो आर्म सी का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे एन सी। इधर गियर ए लिखा हुआ है तो यहाँ इस कॉलम का मतलब है एन ए, और इस कॉलम का मतलब है एन बी, ठीक है। जब तुम चार्ट कंप्लीट कर लोगे ना, तो चार्ट कंप्लीट करने के बाद जो तुम सवाल में काम करोगे वो सिर्फ इन वैल्यूज से करोगे, जो लास्ट वैल्यूज लिखी हुई हैं, लास्ट रो, सिर्फ इससे काम करोगे। बाकी चार्ट, बाकी तीन रोज इस लास्ट रो को बनाने के काम आती है, ठीक है। एट दी एंड तुम्हारे पास सिर्फ ये लास्ट रो ये इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सारी तुम्हारे पास एज ए रफ वर्क होती हैं। अच्छा, पहली कंडीशन अब इस सवाल में देखो, जिस सवाल में सिंपल मैशिंग है ना, सही है। एक मिनट में तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, जो इस तरह की गियर असेंबली होती है ना, ये गियर असेंबली कहलाती है प्लेनेटरी गियर असेंबली, ठीक है। जिसमें एक तुम्हारे पास इनर गियर होता है, सही है। इनर गियर इसलिए क्योंकि इसके टीथ अंदर की तरफ हैं। जो ये वाला गियर होता है ना, ये कहलाता है प्लेनेटरी गियर, सही है। और ये जो बीच वाला गियर है, ये गियर कहलाता है सन गियर, ठीक है। और ये वाला जो इनर गियर है, ये कहलाता है एनएलएस, ठीक है। जो इस तरह के सवाल होते हैं ना, उसमें तुम बाउंड होते हो कि तुम जो ड्राइवर गियर है ना, ड्राइवर गियर तुम सन गियर को सपोज करो, ठीक है। तुम्हें ड्राइवर गियर सपोज करना पड़ता है सवालों के अंदर, ठीक है। जो चार्ट वाले सवाल होते हैं, ड्राइवर गियर तुम सन गियर को सपोज करो, तुम दूसरों को भी कर सकते हो, लेकिन उससे मुश्किलें बहुत होती हैं सवाल के अंदर। तो इस तरह की जो प्लेनेटरी असेंबली थी, जिसमें गियर के अंदर गियर होता है, जैसे गियर के अंदर गियर है, तो इसमें तुम जो ड्राइवर गियर सन गियर को सपोज करो। लेकिन अभी जो हम लोग सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल,
इसमें इसमें इस तरह की असेंबली नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल 2 गियर हैं आपस में मैशिंग में, तो तुम्हारी मर्जी है तुम किसी को भी ड्राइवर गियर ले लो, ठीक है। इस सवाल में उसने ड्राइवर गियर ए को लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे उसने ड्राइवर गियर की जगह हर जगह लिखा हुआ है गियर ए, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी हम लोग कंडीशन पे काम कर रहे हैं तो हम ड्राइवर गियर ही लिखेंगे। सपोज कर लो हमने भी इस सवाल में ड्राइवर गियर ए को सपोज कर लिया, ठीक है। ये मिटा देते हैं। अब ड्राइवर गियर की जगह गियर ए आ जाएगा हर जगह। पहली कंडीशन क्या कहती है, आर्म फिक्स्ड गियर ए रोटेट्स थ्रू +1 रेवोल्यूशन। अच्छा, +1 रेवोल्यूशन का मतलब गियर को मैं, जो ड्राइवर गियर है उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं +1 कह रहा हूँ, उसकी रेवोल्यूशन में अभी 1 रख रहा हूँ, ठीक है। उसकी रेवोल्यूशन का मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूँ, इसका मतलब कि +1 रखूँगा। और ये देखो, अगर इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूँ और ये तो इस तरह, तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज रोटेट होगा, सही है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो अब देखो, आर्म फिक्स्ड का मतलब एनसी क्या हो जाएगा, इस रो के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि आर्म को मैंने फिक्स कर दिया और गियर ए को रोटेट कर दिया कितना, +1 रेवोल्यूशन। गियर ए की रेवोल्यूशन क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। अब टी बी की रेवोल्यूशन किस तरह बनाऊंगा, टी बी की रेवोल्यूशन देखो वही सेम उससे बनेगी। यहाँ देखो एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। अब देखो मुझे एन बी चाहिए ना, एन बी निकालने के लिए मुझे इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ताकि एन बी ऊपर आ जाए और मैं एन ए को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूँ। तो रेसिप्रोकल ले लूँगा दोनों साइड पे, तो एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी। मैंने दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लिया। अब एन ए को इस तरफ ले जाऊँगा, सही है, और मल्टीप्लाई बाय एन ए, और फिर ये बाकी की चीज़ टी ए अपॉन टी बी वैसी आ जाएगी। देखो टी ए अपॉन टी बी आ गई और एन ए मेरा कितना था, +1, तो एन ए से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो बचा क्या मेरे पास, खाली टी ए अपॉन टी बी बचा। लेकिन यहाँ तुम देखो टी ए अपॉन टी बी माइनस में लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने जब ये बात कह दी कि ये गियर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गियर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सही है। ये गियर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मैं खुद से इधर माइनस लगा दूंगा, सही है। यहाँ पे मेरे पास माइनस आ गया। अब वो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, आर्म फिक्स्ड, अभी भी आर्म फिक्स्ड है तो ये तो 0 ही रहेगा। और गियर ए को रोटेट करवाना है अब हमें +x रेवोल्यूशन के साथ, ठीक है। मतलब पहले +1 रेवोल्यूशन के साथ आ रहा था तो हम लोग को यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करवाना पड़ रहा था। जब हमने इसको कर दिया +x रेवोल्यूशन तो हमें x मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और माइनस तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस रहेगा और x मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। x क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि एन ए को यहाँ मल्टीप्लाई कराना था ये फार्मूला बनाने के लिए, तो एन ए पहले मेरा 1 था तो ये आ गया, जब x हो जाएगा तो उसके बाद x भी आ जाएगा। अब तीसरा वो कह रहा है @+y रेवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स। तो @+y सिंपल वो एक स्टेटमेंट कह रहा है, तुम्हें गियर्स का कोई लेना देना नहीं है कि भाई सारी तुम्हारे पास जितनी भी रेवोल्यूशन आई है ना यहाँ तक, इस कॉलम तक, इसमें तुम y ऐड करवा दो। y ऐड करवा दोगे, यहाँ पे y लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब में तुम +y ऐड करवा देना और टोटल मोशन क्या बनेगा, 0 + y हो जाएगा, x + y हो जाएगा, और जब इसमें y प्लस कराओगे इस फैक्टर में तो तुम्हारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा चार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें चार्ट कंप्लीट करने के बाद करना क्या है, तुम्हें ये वाली रो अपनी, सही है, इस वाली रो पे तुम्हें काम करना है। इस वाली रो पे तुम्हें ना कंडीशन लगानी है। कभी वो तुम्हें बोलेगा कि एन ए को फिक्स कर दो, गियर ए फिक्स है तुम्हारा, तो गियर ए फिक्स है मतलब एन ए 0 हो गया, ठीक है। एन ए 0 हो गया तो उसका मतलब एन ए को यहाँ पे बता क्या रही है चीज़ आखिरी, x + y, इसका मतलब x + y 0 हो गई, सही है। सवाल में तुम्हें कभी कभी आर्म की रोटेशन दे देगा। आर्म की रोटेशन सपोज कर लो उसने दे दी 50 RPM इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 50 RPM एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब आर्म की रोटेशन यहाँ पे क्या चीज़ बता रही है, y, ठीक है। तो इसका मतलब y को तुम रख दोगे +50 क्यों, क्योंकि मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरीके से y आ गया, यहाँ से तुम्हें y डायरेक्टली मिल जाएगा, तो मैं y की इक्वेशन यहाँ डालोगे तुम्हें x मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से सॉल्व करते करते तुम्हें एन बी गियर की वो मिल जाएगी रोटेशन, सही है। ये करना होता है हमें चार्ट के अंदर। अब ये वाला सवाल देखो, इस सवाल में वो क्या कह रहा है भाई,
दो गियर्स हैं ए एंड बी, दोनों की टीथ दे दी है उसने 36 45 रिस्पेक्टिवली। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है इफ़ द आर्म रोटेट्स एट। चलो ये सब बातें तो ये सब सवाल ना बाद में पढ़ो। सबसे पहले तुमने देखा कि भाई दो गियर्स हैं, असेंबली तुम लोगों ने समझ ली क्या गियर असेंबली है, सिंपल गियर असेंबली है, मशीन के अंदर आर्म लगा हुआ है, तुमने देखा भाई आर्म लगा हुआ है, तुम चार्ट बना लो। सही है, कुछ भी नहीं पढ़ो सवाल में, तुमने देखा भाई आर्म लगा हुआ है, चार्ट बनाओ। ठीक है, चार्ट बना लो। अब देखो ये सिंपल गियर ट्रेन असेंबली है, वो इनर वाली असेंबली नहीं है, प्लानिटरी गियर की असेंबली नहीं। तुम्हारी मर्जी है, तुम बी को ले लो ड्राइवर या ए को ले लो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे इसने ए को लिया हुआ ड्राइवर, हम भी गियर ए को ही ले लेते हैं। सही है, आर्म फिक्स्ड गियर है, रोटेट्स थ्रू +1 रेवोल्यूशन। देखो कंडीशन सेम है, सवाल यहाँ पे कंडीशन सेम है। तो आर्म सी इसने यहाँ पे बोला हुआ है तो 0 हो जाएगा, +1 रेवोल्यूशन, और ये टी ए अपॉन टी बी, और गियर बी माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसको मैंने बोल दिया कि गियर ए रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करेगा क्लॉकवाइज। दूसरी कंडीशन सेम है, 0 + x, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करा दो। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, सिंपल y ऐड करवा दो, y ऐड करवा दिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बस अब ये लास्ट रो को जहन में रखो। तो यहाँ पर टेबल बन गया। अब सवाल में वापस आओ, सवाल में वो क्या कह रहा है, उसने तुम्हें टीज दिए हैं और उसने क्या दिया भाई, इफ द आर्म रोटेट्स एट 150 आरपीएम, मतलब उसने क्या दे दिया तुम्हें, वाई दे दिया। सही है, 150 आरपीएम, क्योंकि आर्म की रोटेशन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वाई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए विच इज फिक्स्ड। देखो क्या बोला है, सेंटर ऑफ गियर ए विच इज फिक्स्ड, मतलब गियर ए की उसने गियर ए को फिक्स कर दिया, मतलब x+y 0, x+y तुम्हारा 0। उसने क्या बोला है, डिटरमाइन दी स्पीड ऑफ गियर ए, गियर बी सॉरी। सही है, तो अब देखो ये ए पार्ट है सवाल का। उसने वाई तुम्हें दिया हुआ है 150, ठीक है, और उसने बोला था गियर ए फिक्स हो गया तो x+y 0 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x, और गियर बी की तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, रोटेशन की ये बनी थी। ठीक है, इसमें x और y अपना वो करा दो, क्या नाम है, प्लग इन करा दो, और टी ए और टी बी नंबर ऑफ टी तो उसने तुम्हें सवाल में दिए हुए थे, और यहाँ पे तुम यहाँ पे आंसर निकाल लो, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो लिख देना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक मिनट यार, अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, अच्छा देखो ये पहला आंसर तुम्हारे पास आ गया था पहली कंडीशन से। सही है, दूसरी कंडीशन वो तुम्हें क्या कह रहा है कि फिर से बी की स्पीड निकालो, इफ गियर ए इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड मेक्स 300 आरपीएम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब वाई तो तुम्हारा सेम है 150 दोनों केसेस के लिए, लेकिन पहले में ए फिक्स था, दूसरे में वो क्या कर रहा है, ए रोटेशन कर रहा है 300 आरपीएम से इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अब x+y 0 नहीं रहेगा, अब x+y -300 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, गलत हुआ होगा। सही है, यहाँ पे -300 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गियर ए घूम रहा है तुम्हारा, तो x+y इक्वल टू वो आ गया माइनस, खुद ही आ गया, क्या बात है। अब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो x+y इक्वल टू -300, अब y तुम्हारे पास अब +150 पुट करा दो, x निकाल लो, x y की नई वैल्यू आएगी, t और t भी सेम रहेगा, और यहाँ पे गियर b की रोटेशन की तुम नई वैल्यू निकाल लो जो कि अब y है 510 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह भाई अब देखो तो चार्ट बनाने से क्या होता है,
ये तुमने चार्ट की लास्ट रो होती है ना, इसमें तुम सिंपल पुट कराते हो अपनी चीज़ें जो तुम्हें सवाल में वो देता है, सही है, और आंसर निकाल लो। इसलिए पहले तुम जैसे ही आर्म लगा हुआ देखो ना, तो पहले चार्ट बना लो फिर सवाल पढ़ो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये वाला सवाल देखो। इस सवाल में ये एक रिवर्टेड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है। रिवर्टेड क्यों है, इसने सवाल में भी बोला हुआ, और ये देखो यहाँ पे बी और सी जो है यहाँ पे डॉटेड में है, सही है। डॉटेड में सी नीचे लगा हुआ है बी के अलग अलग शाफ्ट पे। मैंने कहा था जब डॉटेड हो तो रिवर्टेड गियर ट्रेन होगी, और डी और ई ये सेम शाफ्ट पे लगे हुए हैं, ये कंपाउंड गियर ट्रेन है। अच्छा, इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं आसानी के लिए। जब भी इस तरह एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के अंदर कंपाउंड गियर ट्रेन मिक्स होके आ जाए ना, तो कंपाउंड गियर ट्रेन को तुम लोग चार्ट में अलग अलग गियर ट्रीट नहीं करते। जैसे इसमें गियर्स का अलग अलग कॉलम है ना, गियर ए बी थे तो गियर ए का अलग कॉलम है, बी का अलग कॉलम है। इसमें क्या होता है, कंपाउंड गियरिंग में अगर एपिसाइक्लिक में डी ई आ जाए ना, जैसे डी यहाँ पे कंपाउंड है तो उसका एक ही कॉलम बनेगा, कंपाउंड गियर डी ई। देखो डी ई दो गियर्स हैं, लेकिन क्योंकि कंपाउंड गियर से तो उसका एक ही कॉलम बनाया है। और बी और सी अलग अलग शाफ्ट पे लगे हुए थे, तो बी और सी का अलग अलग कॉलम बना, ठीक है। मतलब यही ना, जिनके सेम आरपीएम होंगे उसका एक ही कॉलम बनेगा। हाँ, उनका एक कॉलम बनेगा, सही है। तो अब देखो, अब मैं आम लगा हुआ देख रहा हूँ सवाल के अंदर, तो सबसे पहले भाई टेबल बना लेते हैं। अब टेबल बनाने से पहले तुम्हें ये भी देखो, प्लेनेटरी वाली असेंबली नहीं है, सिंपल मशीन की असेंबली है। तो अब इसमें भी मैं अपनी ड्राइवर से अपनी मर्जी से ड्राइवर सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस सवाल में उसने ड्राइवर सेलेक्ट किया हुआ इस कंपाउंड गियर को, कंपाउंड गियर डी ई को, सही है। तुम कंपाउंड गियर्स, दो गियर्स जो कि आपस में कंपाउंड है, उनको भी ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। या और मैंने जब ये खुद सॉल्व किया था तो मैंने ये शायद ये सी को लिया था या बी को लिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आंसर सेम आया था, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो कंपाउंड गियर डी ई को ले लो, सही है, ड्राइवर। अब देखो आर्म फिक्स्ड और गियर डी ई रोटेट थ्रू +1 रेवोल्यूशन, वही कंडीशन है। तो आर्म फिक्स्ड मतलब जीरो, पहला कॉलम तो तुम्हारे पास सेम रहेगा आर्म का ना, 0 0 +y, सही है। ये दूसरा भी सेम रहेगा, सही है। दूसरा कब चेंज होगा, अगर वो तुम्हें सवाल में कह दे कि भाई ड्राइवर वाला तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है, सॉरी क्लॉकवाइज में घुमाना है, क्योंकि ड्राइवर वाला हम हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। अगर तुम क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो तो ये चेंज होगा, सही है। तो ये शुरू के दो कॉलम सेम रहेंगे। अब करना है बी और सी का काम। चार्ट के लिए एक चीज़ याद रखो, जब हम लोग पहले पढ़ते थे, क्या नाम है, जब हम लोग पहले जैसे इन दो गियर्स की अगर मैं बात करूं, तो एन ए अपॉन एन बी, तो इसका टी का रेशो इन्वर्स आता था। एन ए अपॉन एन बी तो मैं लिखता था टी बी अपॉन टी ए। लेकिन चार्ट के अंदर अभी मैंने तुम लोग को ऊपर ये रेसिप्रोकल वाला काम किया था ना, रेसिप्रोकल वाला, तो टीज का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो चार्ट के अंदर मैं ड्राइवर अपॉन ड्रिवन ही लिखता हूँ। तो ये एक ऐसा तुम लोग रूल बना लो कि भाई सिर्फ चार्ट के लिए जो टीज का रेशो है वो भी ड्राइवर अपॉन ड्रिवन आएगा, सही है। एन का तो होता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन है, और टीज का उससे इन्वर्स होता है, लेकिन चार्ट के लिए भी ड्राइवर अपॉन ड्रिवन कर लो। ये सिर्फ चार्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब तो यहाँ पे यार देखो, नेगेटिव साइन क्या शो करती थी इसकी नेगेटिव रोटेशन? साइन रोटेशन कि ये एंटी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही है। अब देखो गियर डी ई जो है वो तुम्हारी घूम रही है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अब डी ई देखो, अब यहाँ पे पहला कॉलम किसका है, बी का है। अब देखो बी जो है वो किससे मैच हो रहा है, ई के साथ, सही है। और ई यहाँ पे ड्राइवर है, क्योंकि ई को मैंने ड्राइवर बोला है ना डी ई को, तो मैं ड्राइवर अपॉन ड्रिवन लिखूंगा चार्ट में, तो टी ई अपॉन टी बी, सही है। और मैंने बोल दिया कि भाई ई रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस में, सही है। अब देखो सी मैच हुआ हुआ डी के साथ, सी मैच हुआ। अच्छा, अब चार्ट के अंदर भी रोटेशन की इक्वेशन बनाने के लिए भी तुम ड्राइवर से शुरू हो, सही है। वैसे अगर रिवर्टेड गियर ट्रेन में देखो तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में मल्टीप्लाई वाला काम हम लोग करते थे, लेकिन इसमें नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें मेरे पास ड्राइवर दो गियर्स हैं, डी और ई, सही है। तो सिंपल सी बात बताऊं, अब जैसे हमें बी की रोटेशन निकालनी है ना, तो मैं ड्राइवर से शुरू हो जाऊंगा, ड्राइवर यहाँ पे ई है, तो ई से बी चला जाऊंगा। अब मैं सी के लिए काम कर रहा हूँ, तो सी मैच हुआ है डी के साथ, लेकिन डी भी मेरा यहाँ पे ड्राइवर है क्योंकि कंपाउंड गियर ट्रेन की वजह से, तो डी से सी में डायरेक्टली जा सकता हूँ, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो टी डी अपॉन टी सी कर दूंगा, और सी भी मुझे पता है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि वो भी डी से कनेक्टेड है और डी एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसके साथ भी माइनस आ गया। बस ये पहली रो बन गई, पहली से ही ये वाली रो बन जाएगी, क्योंकि इस दूसरी रो में मुझे सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई कराना होता है, तो एक्स मल्टीप्लाई करा दिया। तीसरी रो कहती है वाई ऐड कर दो, वाई ऐड करा दिया, तो मेरे पास ये रो आ गई फाइनल। अब चलते हैं सवाल में, भाई सवाल में वो क्या कह रहा है।
सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई ए कैरीज टू, अच्छा ये तो सब असेंबली के बारे में बता रहा है। द नंबर ऑफ टी तो इन गियर्स बी सी डी आर 75 30 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी पूछी हुई है उसने, और कंडीशन क्या दी हुई है, जब गियर बी इज फिक्स्ड और आर्म ए इज मेकिंग क्लॉकवाइज रोटेशन 100 आरपीएम। सही है, ये उसने मुझे सवाल में कंडीशन दे दी। अब देखो सवाल सॉल्व करने से, सवाल चार्ट में देखो तुम्हें सारे टीच की ज़रूरत पड़ती है लाजमी, ठीक है, जब भी तुम चार्ट वाले सवाल सॉल्व करोगे तो। लेकिन उसने यहाँ तुम्हें गियर बी सी और डी का गिवन है और गियर ई के टीथ नहीं गिवन, तो सबसे पहले तुम्हें टीथ निकालने पड़ेंगे गियर ई के। तो टीथ किस तरह निकालोगे भाई ये देखो, ये रिवर्टेड गियर ट्रेन असेंबली है, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन असेंबली में क्या होता था, हमारे पास दो शाफ्ट होती थी, एक गियर इधर, एक गियर इधर, एक इधर, और ये शाफ्ट ना कटी हुई थी बीच में से, ये, और एक गियर इधर, ठीक है। अब देखो, तो मैं x की इक्वेशन यूज़ करते हुए टीथ की इक्वेशन बना लूँगा, दिस x इज इक्वल टू दिस x, ठीक है। तो यहाँ पे इसने डाया की बना ली, तुम लोग रेडियस की बना लेना, चलो डाया की बना लो, तो डी बी प्लस डी ई, देखो डी बी प्लस डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी प्लस डी सी, क्योंकि डी सी और डी डी नीचे हैं और डी बी और डी ई ऊपर हैं। मतलब अगर तुम यहाँ देखो इसको, तो ये वाले तुम्हारे, ये बी है, ये ई है, ये डी है और ये सी है, ठीक है। तो इसीलिए ये आ गया इधर। और उसने देखो सवाल में कभी मॉड्यूल का जिक्र नहीं किया हुआ कि भाई मॉड्यूल चेंज है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मॉड्यूल सेम ले लेंगे, डायरेक्टली इसको हम इस इक्वेशन में ले आएंगे टी वाली। अब देखो मेरे पास बी सी डी तीनों की टीथ गिवन है, तो ई के टीथ मैं डायरेक्टली निकाल लूँगा, मेरे पास सारे टीथ्स आ गए। अब मैं जा सकता हूँ अपनी कंडीशंस की तरफ। कंडीशन में वो क्या कह रहा है मेरे पास कि भाई स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी निकालो, गियर बी फिक्स्ड है, गियर बी की इक्वेशन क्या है, ये रही, गियर बी तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को जीरो के इक्वल ले लोगे, और टी तुम्हें पता है, और बाय और एक्स की एक इक्वेशन बना लो, सही है। और वो क्या कह रहा है, और आर्म ए रोटेट कर रहा है कितना, 100 आरपीएम से क्लॉकवाइज, मतलब वाई वो कह रहा है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो वाई इज इक्वल टू -100, ये आ गया, वाई इज इक्वल टू -100। इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लग इन करा देना, टीथ की वैल्यू प्लग इन करा देना, x की इक्वेशन आ जाएगी, x y पता चल गया। अब तो मैं पूछा गया उसने गियर सी की रोटेशन, तो गियर सी की इक्वेशन ये रही रोटेशन की, सही है। इसमें एक्स वाई पुट करा दो, टी डी टी सी पुट करा दो, सही है, तो तुम्हारे पास गियर सी की रोटेशन आ जाएगी, ये आ गई। पॉजिटिव में आई है, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। अब ये देखो, ये वाली इस तरह की जो असेंबली है ना, ये आ गई, देखो तुम्हारे प्लेनेटरी असेंबली, गियर के अंदर गियर है, ये गियर है बड़ा सा ए, इसके अंदर गियर लगा हुआ है, बी गियर लगा हुआ है, सी, यहाँ पे ये दो बी और सी दोनों कंपाउंड गियर असेंबली लगी हुई है, सही है। एक गियर है उसके अंदर कंपाउंड गियर असेंबली लगी हुई है, फिर एक गियर है यहाँ पे बीच में, जो ये बाहर वाला सबसे बड़ा गियर होता है ना ए, इस गियर को तुम बोलोगे एनएलएस, ठीक है। जो ये बीच वाले गियर्स होंगे, इन दोनों एक ये वाला और ये जो बीच में गियर होता है तुम्हारा, ये वाला कहलाता है तुम्हारे पास सन गियर, ठीक है। प्लेनेटरी असेंबली के अंदर हमेशा जो आसानी के लिए प्लेनेटरी असेंबली के अंदर जो सन गियर होता है ना, इसको ड्राइवर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ जाना, इन सब गियर्स के पास जाना आसान हो जाता है। और जो ये बीच वाली असेंबली होती है, इनर गियर एनएलएस और सन के बीच में होते हैं प्लेनेटरी, ठीक है। और इसकी एक खास बात मैं बता दूं जो चार्ट में बहुत यूज़ होगी, देखो जो सन गियर होते हैं ना, सन गियर और प्लेनेटरी गियर्स की जो रोटेशन होती है वो अपोजिट होती है। मतलब अगर ये तुम्हारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अभी मैंने दोनों ही क्लॉकवाइज बना दिए, चलो बहरहाल समझ तो गए ना। अगर सन गियर तुम्हारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सन और प्लेनेटरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक ख़ास बात इसमें ये होती है कि प्लेनेटरी की और इसकी एनएलएस की, इसकी डायरेक्शन सेम होती है, सही है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये प्लेनेटरी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और प्लेनेटरी की वजह से ये जो इनर गियर है एनएलएस, ये भी घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब डिफरेंट और यहाँ पे होती है सेम, तो ये बात याद रखना। ये बात इससे तुम इस क्योंकि चार्ट में तुम्हें पता है रोटेशन के चक्कर में प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से ही हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई किस तरह आता है, सही है। तो ये बात इसमें याद रखना। तो डायरेक्ट सवाल पे ही चलते हैं, सवाल में, हाँ चलो सवाल पे आ जाओ।
सही है भाई, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अच्छा ये फिगर से ही उसने फिगर दी भी होगी सवाल में। फिगर में देखो आर्म लगा हुआ है ईएफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल में सारी कंडीशंस तो सेम रहेंगी। अब देखो मैंने कहा था गियर के अंदर गियर वाली असेंबली, प्लेनेटरी असेंबली को हम लोग क्या लेते हैं, सन गियर, इसमें हम लोग ड्राइवर लेते हैं। तो इसने भी आर्म ई देखो, इसने ये गियर सी है, गियर सी इसने ड्राइवर लिया हुआ है। और आर्म ई एफ, ये आर्म ई एफ आ गया, और गियर बी है और एक गियर ए है। तो गियर सी बी ए, सी इसमें ड्राइवर है क्योंकि वो बिल्कुल हमारा सन गियर है। अब देखो इसमें जो आर्म फिक्स्ड गियर सी रोटेट्स क्लॉकवाइज थ्रू +1 रेवोल्यूशन। तो ये वाला कॉलम सेम रहेगा क्योंकि ये तो आर्म का कॉलम है। पहला कॉलम भी सेम रहेगा, +1 +x, सही है। फिर यार वाई। आर्म जीरो क्यों होता है जैन, आर्म जीरो क्यों होता है? अबे बस ये चार्ट बनाने के लिए हम लोग रखते हैं, सही है। आर्म को हम लोग फिक्स रखते हैं। हमेशा जीरो होगा। आर्म हमेशा जीरो होगा, मतलब ये जो पहला कॉलम है ना तुम्हारा, ये तो तुम्हारा हमेशा ही सेम रहेगा, तुम चाहे कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, ये पहला कॉलम तुम्हारा सेम रहेगा, सही है। +1 +x +y x+y, ये कॉलम भी तुम्हारे पास सेम रहेगा, ठीक है। पहले +1 दी, फिर +x दी, फिर y ऐड करा दिया, तो फाइनल आया x+y। अब हम लोग चलते हैं बी पे। अब मैंने कहा था ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा ड्राइवर से, जिस गियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके पास जाना है हमें। अभी मेरे पास ड्राइवर है सी, तो मुझे जाना है बी पे। तो किस तरह जाऊँगा, सिंपल NC/NB। और मैंने कहा था चार्ट के लिए टीच का रेशो भी ड्राइवर अपॉन ड्रिवन में रखना, तो TC/TB, सही है। TC/TB लिख दो, और इसको तुम घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो बी तुम्हारा घूमेगा क्लॉकवाइज, यहाँ माइनस लगा दो, सही है। अब तुम्हें कहाँ जाना है, अब अच्छा, अब सबसे पहले तो देख लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैंने कहा था प्लेनेटरी की और NLS की सेम डायरेक्शन होती है, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसके रोटेशन के साथ भी माइनस आएगा, माइनस लगा दो यहाँ पे, सही है। माइनस पहले से लगा दो। अब देखो किस तरह जाना है, ड्राइवर से जाएंगे, ड्राइवर सी है ड्रिवन तक, ड्रिवन है ए अब हमारा, क्योंकि हम ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो NE/NB मल्टीप्लाई बाय NB/NC। मल्टीप्लाई क्यों करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं अब दो गियर से गुजरने के बाद इस गियर पे पहुँच रहा हूँ। NE/NB मल्टीप्लाई बाय NB/NC। और सेम रेशो रखूंगा टीच का भी, क्योंकि मैंने कहा था टीच के लिए भी चार्ट में ड्राइवर अपॉन ड्रिवन लिखना, तो TE/TB मल्टीप्लाई बाय TB/TA, यही लिखा हुआ है। अच्छा ओ सॉरी, ये गियर सी है यार। TC/TB मल्टीप्लाई बाय TB/TA, और TB कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आया TC/TA, सही है। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है प्लेनेटरी, तो NLS भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। बस पहली रो तुम्हारी तैयार हो गई। पहली रो के बाद तुम्हें सिंपल ये जो आंसर है तुम्हारा TC/TA आया है, इसमें x मल्टीप्लाई कराना है, करा दिया। यहाँ पे TC/TB में x मल्टीप्लाई कराना है, करा दिया। फिर y ऐड करना है, y ऐड करा दिया। फाइनल रो आ गई तुम्हारे पास। अब सवाल में चलो भाई, सवाल में वो क्या कह रहा है, ABC, A के टीथ दे दिए, C के दे दिए, और इसके नहीं दिए, B के नहीं दिए। चलो B के टीथ हम निकाल लेंगे। अच्छा गियर बी मैशे दिए, तो वो कह रहा है उसने बोला हुआ है कि भाई आर्म जो है वो 18 RPM रोटेट कर रहा है, और गियर ए तुम्हारा फिक्स है। और उसने बोला हुआ है बी और सी दोनों का RPM बताओ, सही है। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि भाई टीथ कंप्लीट करने हैं सारे, मुझे टीथ चाहिए सबके। तो टीथ अब मैं देखो कैसे निकालूंगा, टीथ अब मैं एक्स के जरिए नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास जब ये रिवर्टेड गियर ट्रेन नहीं है, मेरे पास ये प्लेनेटरी गियर ट्रेन, सही है। इसमें मेरे पास दो शाफ्ट नहीं होती, इसमें मेरे पास सिंपल एक ही मेरे पास सेंटर होता है, ये रहा सेंटर, और इसी सेंटर के अक्रॉस सारे गियर लगे हुए होते हैं। लेकिन अभी भी मैं रिलेशन बना सकता हूँ। मैं किस तरह रिलेशन बनाऊंगा, देखो ये मेरे पास RA है ना, तुम यहाँ से शुरू हो सेंटर से, और सबसे बड़े गियर पे चले जाओ। सबसे बड़ा गियर कौन सा, RA, ठीक है। तो RA, इसको इक्वल रखो, और सारे गियर जितने भी बीच में आ रहे हैं उनके रेडियस ऐड करा दो, सिंपल। तो अब देखो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, RC, सही है। अब फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये मेरे पास क्या है, RB, और फिर मुझे ए तक पहुँचने के लिए RB दोबारा ऐड करवाना पड़ेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, RC + RB + RB, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। और RB 2RB हो जाएगा तुम्हारा। ये इसने नीचे निकाले में, अच्छा ये उसमें खेला है, क्या नाम है, डाया में खेला है, तो इसने डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। तो बात वही है, तुम या तो डाया को डिवाइड बाय 2 कर दो, सही है, और या फिर रेडियस की या फिर रेडियस की इक्वेशन बना लो, सही है। ये तुम्हारे पास देखो इक्वेशन अभी भी वही बनी है, सही है। DA की जगह हमारे सिर्फ RA आ गया, DC की जगह RC आ गया, और 2 DB की जगह 2RB आ गया मेरे पास।
तो अब देखो, अब वो सवाल में कह रहा है कि मेरे पास जो मॉड्यूलस है वो सेम है सबका, उसने कहीं नहीं दिया हुआ कि मॉड्यूलस अलग अलग है। तो सिंपल मैं इस डी की जगह मैं टी डायरेक्ट प्लग करवा सकता हूँ, मुझे कुछ मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है मॉड्यूलस को। तो और मॉड्यूलस होगा भी सेम सबका, क्यों? क्योंकि सारे गेयर्स मैशिंग में है, और मैंने कहा था जो गेयर्स मैशिंग में होते हैं उनका मॉड्यूलस नॉर्मली हमारे पास सेम होता है, तो मॉड्यूलस सेम ही होगा। तो डी की जगह सिंपल टी आ जाएगा, डी सी की जगह टी सी आ जाएगा, डी ए की जगह टी ए आ जाएगा। ये मेरे पास टी सी की एक इक्वेशन आ गई। इसमें उसने तुम्हें ए और सी के गिवन थे, पुट करा के बी के निकाल लो। एक दफ़ा टीच कंप्लीट हो गए सारे, फिर कंडीशन में जाओ। कंडीशन में क्या कर रहा है, आर में घूम रहा है 18 आरपीएम, तो वाई तुम्हारे पास हो गया 18 आरपीएम। सही है, आर्म की रोटेशन हमेशा ये वाई बताता है, सही, क्योंकि वाई का ये फाइनल आंसर हमारे पास आर्म की उसमें आता है। वाई आ गया प्लस 18 आरपीएम, और उसने क्या कहा था, गियर ए फिक्स्ड है, गियर ए की इक्वेशन का ये रही, तो इसको तुम जीरो के बराबर रख दो। सही है, जीरो के बराबर आ गई। टी सी टी ए तुम्हें पता है, तुम्हें वाई पता है, एक्स निकाल लो यहाँ से, एक्स आ गया तुम्हारे पास। और उसने तुमसे पूछा क्या था, बी और सी की स्पीड पूछी थी, तो बी की इक्वेशन क्या है, ये, इसमें वाई एक्स पुट कराओ, टी सी टी वी पुट कराओ, बी की निकाल लो, और ये तो सिंपल एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारे पास हो गया भाई सवाल सॉल्व। अब आगे के जितने सवाल है ना वो सारे एक जैसे ही हैं, सिंपल। तुम लोग को चार्ट बनाना आ गया, पहले तो ये बताओ। हाँ आ गया। चार्ट बनाना आ गया ना, तो बस आगे के सारे सवाल एक जैसे ही हैं, सब में प्लानिटरी गियर असेंबली है। सही है, तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग एग्जांपल सारी कर लेते हैं, फिर सजेस्टेड तुम लोग देख लेना, सजेस्टेड में भी सारे प्लानिटरी गियर असेंबली हैं। बस बस सेट है यार, समझ में आ गया। थैंक यू जैन भाई। सेट है। हाँ भाई, ये बता दो और न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है जैन को, क्योंकि सारे में अब ये बोल रहे सेम है। भाई देखो, प्लेनेटरी गियर में आपका चार्ट वगैरह सारे सेम बनेगा, और आपको इसी तरह गियर की क्या नाम है मैशिंग कराते हुए उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हाँ ये वाला एक सवाल और देख लो, इसमें इसमें चेंज तो कुछ भी नहीं है, इसमें बस वो ये कह रहा है कि ड्राइवर को तुम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो देख लो इसमें साइन में क्या फ़र्क आता है। ये एक तरह से ये तुम्हारा लास्ट सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें अब देखो, सबसे पहले तो चार्ट बनाओ। सही है, छोड़ो सवाल को, आर्म लगा हुआ है, चार्ट बनाओ। ठीक है, ये आर्म लगा हुआ है, और लेकिन आर्म से देखो दो गियर लगे हुए हैं, तो ये आर्म तुम्हारा एज शाफ्ट काम कर रहा है बी और सी के लिए। तो ये तुम्हारे पास बी और सी, तुम्हारे पास जो गियर्स हैं ये कंपाउंड गियर असेंबली है, बी और सी, तो इनका एक कॉलम बनेगा बी और सी का, ये रहा। और क्योंकि ये तुम्हारे पास प्लेनेटरी गियर असेंबली है, तो इसको ए को तुम लोग ड्राइवर गियर ले लेना। सही है, और डी को तुम लोग एनएलएस है, ये तो हो गई। चलो, तो अब देखो भाई, सबसे पहले तो 0 0 हो गया तुम्हारे पास। आर्म फिक्स्ड गियर रोटेट्स थ्रू -1 रेवोल्यूशन। -1 रेवोल्यूशन क्यों किया हमने, क्योंकि वो सवाल में कह रहा है व्हेन ए मेक्स 1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, डी मेक्स हाफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई हमें कि ए को मुझे ड्राइवर रखना है, लेकिन ए मूव कर रहा है क्लॉकवाइज और डी मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सही है, डी कब मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जाहिर है जब एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, प्लेनेटरी गियर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, प्लेनेटरी और इसकी सेम होगी तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। तो अब मैं यहाँ पे +1 की रेवोल्यूशन ऐड नहीं करवाऊंगा, मैं -1 रेवोल्यूशन ऐड करवाऊंगा, क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, अपना गियर है ड्राइवर गियर। और जब मैं ड्राइवर गियर को यहाँ पे याद रखना, ड्राइवर गियर को मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डाल रहा हूँ ना, तो आर्म को भी तुम -y में रखना। सही है, जो जो तुम फैक्टर यहाँ पे ऐड कराओगे ना, वो +y फैक्टर ऐड नहीं करवाना, वो -y का फैक्टर ऐड करवाना सब जगह। जब तुम ड्राइवर गियर को क्लॉकवाइज रोटेशन में ले रहे हो, तो पहला तो सेम हो जाएगा 0 एंटी 0। क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आता है माइनस। सही 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 सही। तो पहला तो सेम रहेगा 0 0 -y। सही है, पहला तो सेम है। अब वो कह रहा है, और दूसरा भी सेम रहेगा -1 -x -y, और अब क्योंकि यहाँ पे इनको ऐड कराना है तो यहाँ पे आ जाएगा -x -y। अब देखो, अब कंपाउंड गियर BC में आ जाओ, कंपाउंड गियर BC। अब देखो, कंपाउंड गियर BC में जाने के लिए मुझे क्या करूँगा, ड्राइवर से ड्रिवन तक जाऊँगा। ड्रिवन क्या अभी फ़िलहाल मेरा BC है, और ड्राइवर मेरा A है। सही है, अब BC के देखो टीच मेरे पास सेम है। सही है, तो चाहे तुम C कर लो या B कर लो, बात एक ही है। तो A से जाऊँगा, TB/TA कर दो, या TC/TA कर दो, बात एक ही है। सॉरी, TA/TB होगा, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, TA/TB। और ये प्लस में क्यों रहेगा, क्योंकि ये मेरे पास क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो B वाली चीज़ मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे D तक जाना है A से। सही है, तो TA/TB मल्टीप्लाई बाय TB/TD। ठीक है,
टी ए अपॉन टी बी मल्टीप्लाई बाय टी बी अपॉन टी डी, सही है। और इसको प्लस में रखूँगा क्यों, क्योंकि जब बी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी एनुलस भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, प्लेनेटरी और एनुलस की जो डायरेक्शन होती है वो सेम रहती है, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर टी ए अपॉन टी डी आ जाएगा। दूसरी बारी में क्या करूँगा, मैं इसमें x को मल्टीप्लाई करा दूंगा, x मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर मैं y की रेवोल्यूशन इसमें ऐड करवा दूंगा, y की रेवोल्यूशन इसमें ऐड करवा दी, वैसे तो सब्ट्रैक्टिव माइनस वाई ऐड करवा दिया। अब आ जाओ सवाल की तरफ, सवाल में वो क्या कह रहा है, उसने नंबर ऑफ टीथ दे दिए, ए और डी के दे दिए, बी के नहीं दिए, ए और डी के दे दिए 40 और 90, सही है। तो वही रिलेशन बना लो, तो आर डी तुम्हारे पास बराबर होगा किसके, आर ए प्लस 2 आर बी के, आर ए प्लस 2 आर बी, तो तुम्हारे पास किस कहाँ पे आ जाओगे, आर डी पे। कहाँ बनी हुई है, ये बनी हुई, इसने ये अभी भी इसने डाया के उसमें बनाई हुई है, तो आर ए प्लस 2 आर बी इज इक्वल टू आर डी। इसको तुम डायरेक्टली टीथ के उसमें ले आए, क्योंकि मॉड्यूलस का कहीं जिक्र नहीं है, टीथ के उसमें ले आए, और ए और बी के पता था, ए और डी के पता था, तुमने बी निकाल लिया, सही है। और सी और बी का तो सेम ही होगा 25 टीथ्स। तो अब देखो भाई वो क्या कह रहा है, इफ़ when A makes one revolution clockwise, D makes half a revolution anti clockwise। A की देखो किधर है, माइनस एक्स माइनस वाई, वो कह रहा है ये वन रेवोल्यूशन कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये किसके बराबर होगा, -1 के, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1। ये मेरे पास एक्स और वाई की एक इक्वेशन आ गई। और वो क्या कह रहा है, डी जो गियर है वो हाफ रेवोल्यूशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, डी गियर की मेरे पास फाइनल वो किधर है, ये रही। इसको तुम इज इक्वल टू 0.5 रख दो या 1/2 रख दो प्लस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, तो इसको 1/2 रख दो। और यहाँ पर तुम लोग निकाल लो टीज की इक्वेशन, टीज पुट करा के एक्स और वाई की एक और इक्वेशन निकाल लो, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करके एक्स वाई निकाल लो। और तुम इनसे उसने पूछा क्या था, व्हेन ए मेक्स वन रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, अच्छा सेम व्हेन ए और डी इज स्टेशनरी। उसने तुमसे सवाल में पूछा क्या है यार, अच्छा ये पूछा हुआ बी और सी, उसने तुमसे बी और सी की रेवोल्यूशन पूछी हुई है और दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन तो हमने कर ली, तो पहली कंडीशन में एक्स वाई पुट कराओ और इसकी रेवोल्यूशन निकाल लो किसकी, बी सी की, कंपाउंड गियरिंग बी सी की, कंपाउंड गियर बी सी का ये इक्वेशन, सारी चीज़ें पुट करा के वो निकाल लो। और दूसरी कंडीशन उसने दी हुई है व्हेन ए मेक्स वन रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज और डी से स्टेशनरी, तो इसको तुम, ये तो सेम रहेगा, लेकिन अब जो डी वाली चीज़ है वो 1/2 के बराबर नहीं होगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो एक्स और वाई की नई वैल्यूज़ आएंगी, वो नई वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करा देना, टी और टी भी पुट करा के आंसर निकाल लेना, बस हो गया तुम्हारा। ये देखो नीचे जितने भी सवाल है ना, ये सब प्लानिटरी गियर्स हैं, ये भी ये पूरा एक आर्म है, ये एक स्पाइडर बना हुआ है, तो ये पूरा आर्म है, सही है। यार ये साइमल्टेनियस वाली बताना दोबारा है। कौन सा सवाल था, यही वाला था ना भाई। देखो एक इक्वेशन एक्स प्लस वाई की ये आ गई, सही है, एक इक्वेशन एक्स प्लस वाई की तुम्हारे पास इससे आ जाएगी जब तुम यहाँ पे टीथ पुट कराओगे, सही है, और इसको 1/2 के इक्वल रखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो तुम्हारे पास ये रही, तुमने टीथ पुट करा है, कंडीशन के इक्वल रखा, एक्स प्लस वाई की इक्वेशन ये आ गई तुम्हारे पास। सही 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 है, ठीक है ठीक है। तो बस इन इक्वेशंस को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेना, सही है भाई। किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला है तो पूछ लो, वरना फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो अगर सब चीज़ें क्लियर हैं।